हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। पिछले वीडियो में हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 देखा था जिसमें नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस दोनों था। और इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस हमने कर लिया था और कंसाइनर के बुक्स में लेजर अकाउंट्स जो होते हैं वो मैंने बनाई थी। यहाँ पर देखो, कंसाइनर के बुक्स में जो भी अकाउंट्स थे वो मैंने बना लिया था। ठीक है, इस वीडियो में मैंने बोला था कि आज की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, कंसाइनी के बुक्स में जो लेजर अकाउंट्स बनाने थे वो देखेंगे। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपने इसका स्टडी किया होगा अपने फ्री टाइम में। ओके, जो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। अब देखो, यहाँ पर कंसाइनी जो था वो कौन था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारी एनालिसिस जो है वो की हुई है। कंसाइनी जो था वो था दास ऑफ कोलकाता। तो दास ऑफ कोलकाता के बुक्स में हम अकाउंटिंग करेंगे, इन द बुक्स ऑफ दास कोलकाता। ठीक है ना। वहां पर दास कोलकाता जो है उसके बुक्स में एक कंसाइनर का अकाउंट बनेगा, यानी कि स्वास्तिक ऑयल मिल का एक अकाउंट बनेगा। एक कमीशन का अकाउंट बनेगा जो कंसाइनी की इनकम है। और बैड डेट्स का एक अकाउंट बनेगा, क्योंकि यहां पर एक बैड डेट्स हुआ था, देखो 60,000 रुपए का। और क्योंकि कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया है। कौन सा कमीशन? डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया है। तो बैड डेट का लॉस जो है वो कंसाइनी का होगा। तो कंसाइनी के बुक्स में एक बैड डेट का अकाउंट जो है वो बना लेना सही रहेगा। ओके, तो वो मैंने बना लिया है। अब जल्दी जल्दी जो है हम ये क्या कहते हैं, कंसाइनी के बुक्स में जो अकाउंट्स हमने बनाई हैं उसमें एंट्रीज जो है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, कंसाइनी के बुक्स में तो बहुत लिमिटेड एंट्रीज होती हैं, जिससे कंसाइनी इन्वॉल्व होता है वही सारी एंट्रीज होती है। तो कंसाइनी क्या क्या चीजेस में इन्वॉल्व है, देखो क्या क्या चीज में। सबसे पहला देखो, कंसाइनी ने जो सेल किया है उसकी एंट्री कंसाइनी के बुक्स में होगी। ओके, उसने जो ये एक्सपेंसेस पे किए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, इसकी एंट्री कंसाइनी के बुक्स में होगी। ये जो कमीशन उसका ड्यू है इसकी एंट्री होगी। बैड डेट जो उसका हो गया उसकी एंट्री होगी। और जो फाइनल रेमिटेंस होता है, जो कंसाइनी जो सब हिसाब करने के बाद पैसा जो कंसाइनर को भेजता है, उसकी एंट्री होगी। ठीक है ना। बस इतने, ये 4-5 चीजों की ही एंट्री होगी, ज्यादा लंबा ये होने वाला नहीं है। तो अपने कॉपी में जो है ये अकाउंट्स आप बना लो, एक कंसाइनर का अकाउंट, एक कमीशन अकाउंट और एक बैड डेट अकाउंट। ये 3 अकाउंट्स आप बना लो और मेरे साथ साथ जो है करना शुरू करो। ठीक है ना, एंट्रीज। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले किस चीज की एंट्री करेंगे हम। सबसे पहले जब ये गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचा, ठीक है ना, तो उसने क्या किए, एक्सपेंसेस किए। अब ये एक्सपेंसेस सेल वगैरह की कोई डेट हमको नहीं बताई हुई है। ओके, डेट हमको नहीं बताई हुई, तो डेट का कॉलम हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है ना, लेजर में कोई डेट हम लिखेंगे नहीं। बस जो फाइनल रेमिटेंस होता है, वो फाइनल रेमिटेंस कितने तारीख को होता है, अकाउंट सेल जो है 31 मार्च 2012 को फाइनल रेमिटेंस होता है। तो फाइनल रेमिटेंस का डेट जो है वो 31 मार्च 2012 डाल देंगे। ओके, चलो तो फिर इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहला एंट्री जो होगा वो हम करते हैं एक्सपेंसेस का। कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं उसकी एंट्री कर लेते हैं। अब देखो, कंसाइनी जो एक्सपेंसेस पे किया है वो एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री। वो एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट उसने की है तो बैंक अकाउंट उसका क्रेडिट होगा या कैश क्रेडिट होगा, जो भी हो, बैंक या कैश। और डेबिट किसको करेगा, कंसाइनर को, क्योंकि वो जो एक्सपेंसेस हुए हैं, ये जो एक्सपेंसेस हुए हैं, ये एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर हुआ है। तो ये पैसा कंसाइनी कंसाइनर से लेगा। ठीक है, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। तो यहां पर देखो, कंसाइनर का अकाउंट है स्वास्तिक ऑयल मिल। इसके डेबिट साइड में, क्योंकि कंसाइनर अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसके डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर डेट हमको नहीं पता, हम ऐसे लिख रहे हैं, टू बैंक अकाउंट। और यहां पर एक्सपेंसेस के लिए क्या लिखेंगे हम, रेंट है। क्या क्या एक्सपेंसेस एक बार देख लेता हूँ। रेंट, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन सैलरी। रेंट 30,000, एडवर्टीजमेंट 40,000 और सेल्समैन सैलरी है 64,000। तो रेंट है 30,000, एडवर्टीजमेंट है 40,000 और यहाँ पर सेल्समैन की सैलरी है 64,000। तो इन दोनों का, इन तीनों का एक बार टोटल लगा लेते हैं। 30,000 और 40,000 होगा 70,000। 70,000 प्लस 64,000, ये हो गया 1,34,000। ठीक है ना। आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में भी लिख सकते थे, मैंने ऐसे करके लिख दिया। ओके, ये पहली एंट्री हो गई। यहाँ पर ब्रैकेट में आप छोटा सा नरेशन लिख सकते हो, एक्सपेंसेस पेड बाई कंसाइनी। ठीक है, अब इसके बाद कंसाइनी ने क्या किया है, कंसाइनी ने सेल किया है। तो सेल करके कंसाइनी को कुछ पैसे मिले होंगे और कुछ डेटर्स भी बने होंगे। तो यहाँ पर देखो, एक चीज ध्यान देना, ये जो सेल की बात यहाँ पर क्वेश्चन में बताई गई है, इसमें ब्रेकअप नहीं बताया कि कैश सेल कितना है और क्रेडिट सेल कितना है। ठीक है ना, कोई ब्रेकअप नहीं दिया हुआ हमको। तो हमको तो पता है कि 22,50,000 का सेल हुआ था।
टोटल उसमें कैश सेल कितना हुआ था, कितना क्रेडिट सेल हुआ था, ब्रेकअप नहीं पता, तो हमको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, बैंक ऑब्लिक डेटर्स लिख के एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको एग्जैक्टली ब्रेकअप नहीं पता कि कैश सेल कितना है और क्रेडिट सेल कितना है। ठीक है, तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो सेल की एंट्री क्या होती है बोलो, कंसाइनी के बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट होगा या डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं या डेटर्स आ रहे हैं बिजनेस में। ओके, और क्रेडिट किसको करेंगे, कंसाइनर को, क्योंकि कंसाइनर को ये पैसा देना है, कंसाइनर को पैसा देना है। जो भी सेल करके कंसाइनी के पास पैसा आया, वो पैसा किसको देना है, कंसाइनी को, कंसाइनर को दे देना है, क्योंकि वो पैसा उसका तो है नहीं, कंसाइनर का पैसा है, गुड्स कंसाइनर के थे, तो पैसा भी कंसाइनर को पड़ेगा। तो यहां पर देखो क्रेडिट साइड में, क्योंकि कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक ऑब्लिक डेटर्स। ठीक है ना, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है कि कितना रुपए का कैश सेल हुआ है और कितना रुपए का क्रेडिट सेल हुआ है, ब्रेकअप नहीं पता, तो हम एक साथ इकट्ठे लिखने पर मजबूर हो रहे हैं। वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर क्योंकि ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो ये कितना होगा, 22,50,000। ठीक है, 22,50,000 की सेल हुई है। ओके, तो ये चीज हो गई, यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट में सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो सेल्स जैसे ही हुई तो कमीशन जो है कंसाइनी का वो भी ड्यू हो गया, तो कंसाइनी का कमीशन जो है वो ड्यू हो गया, तो कंसाइनी को कमीशन जो देना पड़ेगा। अब कंसाइनी के बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कंसाइनी के लिए कमीशन क्या है, इनकम है, कंसाइनी के लिए कमीशन क्या है, इनकम है, क्योंकि उसने सेल करके कमीशन कमा लिया है। तो कितना कमीशन है देखो, 3% जो है ये नॉर्मल कमीशन है 67,500, और 1.5% ये डेल क्रेडर कमीशन है 33,750, टोटल है 1,01,250। ठीक है, तो यहां पर ये जो कमीशन है ये कंसाइनी को कंसाइनर से लेना है, तो एंट्री क्या होगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन देखो इनकम है तो कमीशन क्रेडिट होगी, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो कमीशन जो है वो क्रेडिट होगी, और कंसाइनर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कंसाइनर से ये कमीशन का पैसा कंसाइनी को लेना है। तो यहां पर कंसाइनर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, यहां पर देखो नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, फिगर कितनी थी, नॉर्मल कमीशन की है 67,500 और 33,750, तो यहाँ पर डायरेक्ट आउटर में लिख दे रहा हूँ 67,500 33,750। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने इसका कमीशन अकाउंट बनाया है, इस कमीशन अकाउंट में इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो करनी पड़ेगी। तो कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय, ये क्या है, स्वास्तिक ऑयल मिल अकाउंट, बाय स्वास्तिक ऑयल मिल्स अकाउंट। ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे, कमीशन ड्यू। यहाँ पर मैं पूरा पैसा ना एक ही बार में लिख देता हूँ, नहीं एक बार में नहीं लिख सकेंगे, एक सेकंड रुक जाना, इसको थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडर कमीशन। ठीक है, कितना है 67,500 और 33,750। कुछ लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडर कमीशन के लिए अलग अलग अकाउंट्स बना लेते हैं, तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, पर उतनी खास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक ही कमीशन अकाउंट में दोनों अलग अलग लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो भी चलेगा। तो ये जो है ये कमीशन अकाउंट हमारा बन गया। लास्ट में फाइनल क्लोजिंग क्या होगी वो लास्ट में देखेंगे। ओके, कमीशन का भी हमने हिसाब जो है वो लिख लिया। अब देखो एक बैड डेट हुआ था, यहाँ देखो एक बैड डेट हुआ था 60,000 रुपए का। ठीक है ना, तो ये बैड डेट किसका लॉस है, ये बैड डेट लॉस है हमारे क्या कहते हैं, कंसाइनी का, दास का, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन इसको मिल रहा है, तो बैड डेट का लॉस जो है कंसाइनी को उठाना पड़ेगा। तो 60,000 रुपए का जो लॉस हुआ, अब यहां देखो आपने यहां पर डेटर्स को डेबिट किया था, आपने मतलब कंसाइनी ने यहां पर डेटर्स को डेबिट किया था जब सेल हुई थी, क्योंकि डेटर्स से पैसे मिलने थे। लेकिन जो 60,000 का बैड डेट हो गया है, अब तो डेटर्स से पैसे मिलने हैं नहीं, तो आपको डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, कंसाइनी को डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट किसको करेगा, बैड डेट्स को, क्योंकि उसका लॉस हो गया, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहां पर जो बैड डेट अकाउंट हमने बनाया है, डेटर्स का अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, बैड डेट का अकाउंट जो हमने बनाया है उसके डेबिट साइड में, क्योंकि बैड डेट लॉस है, हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉसेस डेबिट होते हैं, तो बैड डेट्स के डेबिट साइड में
टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है, कितना 60,000। और यहां लिख दो बैड डेट्स इन कंसाइनमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर सारी एंट्रीज जो हैं वो शायद हमने कर दी हैं, कुछ और बाकी नहीं है। बैड डेट भी कर दिया, सेल का भी कर दिया, एक्सपेंसेस का भी कर दिया, कमीशन का भी कर दिया, और कुछ कंसाइनी के पार्ट का एंट्री बाकी नहीं है। बस सिर्फ एक चीज बाकी है, जो फाइनल पैसा कंसाइनी ने कंसाइनर को भेजा होगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट दास पेड द अमाउंट ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट। तो 31 मार्च 2012 को 31 मार्च 2012 को कंसाइनी ने फाइनल पैसा जो है वो भेजा। तो उसका हिसाब कैसे होगा, आप कंसाइनर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, उसी से पता चल जाएगा। जैसे जब हम कंसाइनर के बुक्स में बनाते हैं, जब हम कंसाइनर के बुक्स में बनाते हैं तो कंसाइनी अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आता है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब मैंने बनाया था फाइनल रेमिटेंस बैलेंसिंग फिगर आया था 20,14,750। तो उधर भी वही आएगा, उधर भी सेम आएगा, क्योंकि कंसाइनर जितना पैसा रिसीव कर रहा है कंसाइनी तो उतना ही पैसा दे रहा है ना। दोनों का हिसाब तो सेम होगा कि किसको किससे कितना लेना है, किसको किससे कितना देना है। अगर दोनों ने सही अकाउंटिंग की है तो दोनों के बुक्स में एक ही चीज आएगी, हमको इतना देना है तो उसको भी उतना लेना है, वैसे ही आएगी, ठीक है ना। तो हम यहां पर भी एक बार आपको क्या कहते हैं बैलेंसिंग करके दिखा देते हैं कि वही फिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो इधर का टोटल होगा 22,50,000, एक बार लिख देता हूं, इधर भी लिख दो 22,50,000। ओके, अब इस 22,50,000 से माइनस करो 1,34,000 और इधर 67,500 और कितना माइनस होगा 33,750। तो ये आ जाएगा 20,14,750। तो वही अमाउंट आ गया हमारा 20,14,750, ठीक है। तो ये क्या होगा टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों, क्योंकि पैसा पे कर रहा है, ठीक है ना। ये होगा फाइनल रेमिटेंस, फाइनल रेमिटेंस। और यहाँ लिख दो बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये अकाउंट को बैलेंस करके आपको ये फिगर मिला है, तो ये बैलेंसिंग फिगर। तो 20,14,750 रुपया हो गया इधर। अब देखो कमीशन अकाउंट, ये अकाउंट तो क्लोज कर दिया हमने, कंसाइनर अकाउंट जो है ये क्लोज हो गया, हिसाब खत्म, ठीक है। अब कमीशन अकाउंट देखो, कमीशन अकाउंट में आपने कंसाइनमेंट से इतना कमीशन अर्न किया, तो इसका टोटल क्या है, इसका भी टोटल लगा लेते हैं एक बार। 67,500 प्लस 33,750, ये क्या होगा 1,01,250, 1,01,250। इधर भी लिख दो 1,01,250। ओके, अब ये जो 1,01,250 रुपये आपने कमीशन अर्न किया, ये दास जो दास है कोलकाता का, दास कोलकाता का, इसका तो इनकम है। तो इनकम को ये कहाँ ट्रांसफर करेगा, ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो ये जो इनकम है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देगा ट्रांसफर, ठीक है ना, ट्रांसफर। और कितना अमाउंट होगा 1,01,250। और ये अकाउंट जो है कमीशन वाली वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिख दो, एक ही आइटम है वैसे, बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखने से भी चलता। और देखो बैड डेट्स जो है, बैड डेट्स का जो लॉस है ये वाला 60,000 का, ये बैड डेट्स का लॉस भी ईयर एंड में कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ईयर एंड में आपको पता है कि जितने भी बिजनेस के प्रॉफिट्स लॉसेस जो भी होते हैं, ठीक है ना, नॉमिनल अकाउंट्स जो भी होते हैं, एक्सपेंसेस के, इनकम्स के, लॉसेस के, गेन्स के, वो सारे कहाँ चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बैड डेट्स अकाउंट भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर हो रही है ना, इसका डेट मैं लिख देता हूँ 31/3/2012। और यहाँ पर भी मैंने डेट लिखना भूल गया था शायद, ये फाइनल रेमिटेंस जो हो रहा है वो हो रहा है 31/3/2012 को, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी 31/3/2012 को ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर। अब यहाँ पर कितना है 60,000 का बैड डेट्स का लॉस था, ट्रांसफर हो गया। ओके, तो कंसाइनी के बुक्स में जो लेजर अकाउंट्स बनने थे वो पूरी तरह से हमने बना दिए। कंसाइनी के बुक्स में बहुत ही सिंपल होता है, उसमें ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, ना कोई abnormal लॉस की एंट्री आएगी, ना कंसाइनमेंट प्रॉफिट का आपको देखना है, ना कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको सोचना है। मेन जो होता है वो कंसाइनर के बुक्स में होता है, ठीक है। यहाँ पर तो बैड डेट्स वाला मसला आ गया क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया हुआ था। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं भी पे किया हुआ होता, नहीं पे किया हुआ होता तो बैड डेट्स का मसला भी यहाँ पर नहीं आता, ठीक है।
चलो, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस होमवर्क देने वाला हूँ, दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ध्यान से लिख लेना और सॉल्व भी करना। एक है इलस्ट्रेशन नंबर 3, कहाँ गया ये वाला, ये जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये आपका होमवर्क होगा। इसको अच्छे से पढ़ के समझ के सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, और अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो इसमें आपका ही घाटा है, मेरा कोई घाटा नहीं है, मैं तो अपना काम ठीक से कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 5, ध्यान रखना इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 5, 4 नहीं कर लेना, क्योंकि 4 में एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है, इनवॉइस प्राइस वाला, वो मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। 3 और 5 आपका होमवर्क होगा, ठीक है। और आज जो है हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर, यहां पर देखो मैंने लिख रखा है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है ये आज हम करेंगे। तो इंस्टीट्यूट के मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा लैंग्वेज ट्रिकी है एक जगह पर, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया है। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ना जो है स्टार्ट करते हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी क्वेश्चन में उसको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 है इंस्टीट्यूट के मैट का। विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर सोनपुरी 5000 kg of baby food packed in 2000 tins of net weight 1 kg and 6000 packets of net weight half kg for sale on consignment basis। तो क्या लिखा है, विक्रम मिल्क मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड जो है ये कंसाइनर है, ये विक्रमपुर से क्या भेज रहा है, 5000 kg बेबी फूड भेज रहा है। क्या भेज रहा है, 5000 kg बेबी फूड, किसको भेज रहा है, सुंदर स्टोर्स को, सुंदर स्टोर्स सोनपुरी को, ठीक है। तो सुंदर स्टोर्स कौन है, ये हो गया हमारा कंसाइनी। ओके, अब ये जो 5000 kg बेबी फूड है ये दो तरह की पैकिंग में है, एक 1 kg का टीन का डब्बा है, देखो टिन्स ऑफ नेट वेट 1 kg, और एक पैकिंग का तरीका है हाफ kg का पैकेट, ठीक है। तो बेबी फूड्स जो आते हैं आपने देखा होगा मार्केट में, एक टीन के डब्बे में आता है व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर का टीन का डब्बा 1 किलो का होता है जनरली, और आधा किलो का पैकेट भी होता है, तो उसी टाइप का इन्होंने कुछ बनाया है। 1 kg का एक टीन का डब्बा में पैकिंग है, और हाफ kg का एक प्लास्टिक पैकिंग है, ठीक है। तो इसने 5000 kg कैसे भेजा है, देखो 2000 पीसेस 1 kg का टीन का डब्बा है, तो उसमें 2000 किलो हो गए, और 6000 पैकेट हाफ kg वाला है, तो 6000 पैकेट हाफ kg वाला मतलब 3000 किलो वहां हो गए, ठीक है। तो टोटल 5000 किलो हो गए, तो इनको भी हाईलाइट कर लेते हैं, 2000 टिन्स ऑफ 1 kg और 6000 पैकेट्स ऑफ हाफ kg, ठीक है। और देखो यहाँ क्या लिखा है, कंसाइनीज कमीशन वाज फिक्स्ड एट 5% ऑन सेल प्रोसीड्स। तो कमीशन जो थी कंसाइनी की वो सेल प्रोसीड्स का 5% है। ओके, द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वेयर एज अंडर। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं 5000 kg बेबी फूड का, दो टाइप का पैकिंग है। एक पैकिंग क्या है, 1 किलो का पैकिंग है, 1 किलो का टीन का डब्बा और हाफ किलो का पैकेट है। तो 1 किलो का जो टीन का डब्बा है उसका कॉस्ट प्राइस देखो बोला हुआ है 10 रुपया है, और उसका सेलिंग प्राइस बोला हुआ 15 रुपया है, ठीक है। और जो हाफ kg का प्लास्टिक पैकिंग है उसका कॉस्ट प्राइस है 6 रुपए, और सेलिंग प्राइस जो है वो है 7 रुपए, ठीक है। चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान से पढ़ना। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। फ्रेट टू पे बेसिस मतलब क्या है कि जो फ्रेट है ना वो उधारी के बेसिस पे जाएगा, उधारी के बेसिस पे, और जब माल सही सलामत पहुंच जाएगा तब हम फ्रेट देंगे। तो टू पे बेसिस, टू पे मतलब डेस्टिनेशन में पे होगा। टू पे में क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पर मैं एक रफ में आपको बता देता हूँ, ये जो है ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, गुड्स यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंचा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोग गुड्स जो हैं जो भेजते हैं, जो लोग गुड्स भेजते हैं, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कंसाइनर है और यहाँ पर कंसाइनी है। कंसाइनर जो है ये गुड्स भेजता है और कंसाइनी जो है ये गुड्स रिसीव करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में दो तरह का फेयर हो सकता है। एक फेयर होता है कि जो बंदा गुड्स भेज रहा है वही फ्रेट पे कर दे, ठीक है। और एक तरह का होता है कि जो बंदा गुड्स रिसीव करेगा ना, वो रिसीव करने के बाद देख लेगा कि माल सही सलामत पहुंचा कि नहीं, उसके बाद उस हिसाब से वो फ्रेट देगा, ठीक है। रिसीव करने के बाद फ्रेट देगा। तो ये टू पे बेसिस मतलब जब गुड्स चलेंगी आपकी उस समय फ्रेट पे नहीं होगा, जब गुड्स पहुंच जाएंगी जो बंदा गुड्स को रिसीव करेगा वो फ्रेट देगा,
ठीक है ना। तो प्रीपेड पोस्टपेड वाला सिस्टम है, समझ लो। प्रीपेड मतलब प्रीपेड सिस्टम में क्या होता है कि जब गुड्स जाती हैं तो कंसाइनर जो है वो फ्रेट दे देता है, और यहाँ पर टू पे बेसिस मतलब वहां जब पहुंचेगा तब वो पेमेंट होगी, वहां पर पहुंच के पेमेंट होगी, तो वहां पर कंसाइनी देगा। तो इस क्वेश्चन में यही अलग है कि यहाँ पर फ्रेट जो देगा वो कौन देगा, फ्रेट पे करेगा कंसाइनी। ठीक है, फ्रेट कौन पे करेगा, कंसाइनी। तो इसको मिटा देता हूं यहाँ पर। चलो, अब ये बात करनी थी, ये हो गई। तो यहाँ पर लिख, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। और फ्रेट चार्जेस क्या है, फ्रेट चार्जेस देखो, फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। क्या बोल रहा है कि जो भी हमारी सेलिंग वैल्यू होगी उसका 2%। अब सेलिंग वैल्यू मतलब क्या, सेलिंग वैल्यू मतलब क्या, ध्यान से सुनना। जो भी गुड्स हमारे यहां से लेके कंसाइनर से लेके कंसाइनी तक जा रहे हैं, उन गुड्स का कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। देखो यहां पर ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, और आपको पता है कि कितनी क्वांटिटी जा रही है। यहाँ पर देखो 1 kg का जो टिन है उसका 2000 पीस जा रहा है, और हाफ kg का जो पैकेट है उसका 6000 पीस जा रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि जितना गुड्स आपका जा रहा है कंसाइनर से कंसाइनी तक, उसका सेलिंग प्राइस में वैल्यू कितना है, उसका सेलिंग प्राइस में वैल्यू कितना है। तो वो वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हर यूनिट की सेलिंग प्राइस हमको बताई हुई है, और उस वैल्यू का 2% जो होगा वो आपका फ्रेट चार्जेस होगा। ठीक है। अब कुछ बच्चों का हो सकता है यहां पर एक डाउट हो, वो ये कि सर जब कंसाइनी ही देगा फ्रेट, तो वो सेलिंग वैल्यू जो ये 2% है, ये आप कैसे बोल सकते हैं कि सारा जो माल कंसाइन हुआ टोटल के ऊपर सेलिंग वैल्यू पे 2% लगाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना उसने सेल किया, जो अकाउंट सेल में जो फिगर उसने दी है, एक्चुअल में सेल जितनी हुई उसकी सेलिंग वैल्यू पे 2% क्यों ना ले लें। तो देखो यहां पर समझने की बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन जो पे होता है, गुड्स को ले जाने का खर्चा जो पे होता है, वो तो उन्हीं पे होगा ना जितने गुड्स गए हैं। एक्चुअली में कितने गुड्स सेल हुए हैं उससे हमको क्या लेना देना। जितना गुड्स आपने कंसाइनर से लेके कंसाइनी तक ट्रांसपोर्ट करके ले गया है, उसी के ऊपर तो फ्रेट पे होगा ना। फ्रेट क्या होता है, फ्रेट भाड़ा होता है। तो भाड़ा किस पे होगा, जितना गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ, ना कि जितना गुड्स एक्चुअली सेल हुआ। अब यहां पर जो बोल दिया कि जितना गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ है हमारा, जितना गुड्स हमने सेंड किया है कंसाइनमेंट में, उसका जो सेलिंग प्राइस पे वैल्यू होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट वैल्यू नहीं, सेलिंग वैल्यू जो होगा, सेल वैल्यू, उस पे 2% जो होगा फ्रेट चार्ज होगा। तो काफी इजी है, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आगे क्या लिखा है, 1 केस कंटेनिंग 50 1 kg टिन्स वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड द ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 450। तो एक केस था, केस मतलब एक कार्टून था, मान लो एक बड़ा सा कार्टून था, ठीक है ना। इसमें 50 टिन्स थे 1 किलो वाले, 1 किलो वाले 50 टिन्स इसमें रखे हुए थे। तो ये कार्टून जो था वो क्या हो गया, डैमेज हो गया ट्रांसपोर्ट में। क्या हुआ, लॉस्ट इन ट्रांजिट, डैमेज हो गया। इसमें 50 1 किलो वाले टिन थे, ठीक है ना, 50 1 kg टिन्स वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट, और ट्रांसपोर्टर ने कितना क्लेम दिया, 450 रुपए का। तो इसके बदले ट्रांसपोर्टर ने हमको 450 रुपया क्लेम दिया। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि ये जो क्लेम हमको मिल रहा है, ये कोई इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टर लोग एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाते हैं, वो जो फ्रेट लेते हैं ना, उसी में एक इंश्योरेंस का कंपोनेंट भी वो लोग ले लेते हैं। इंश्योरेंस का भी एक पार्ट रहता है, ताकि अगर आपका कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो जाए तो ट्रांसपोर्टर ही फिर उसका पैसा आपको देता है, आपको अलग से इंश्योरेंस नहीं करवानी पड़ती है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आपको इंश्योरेंस की सुविधा भी दे देती है। तो वैसा ही केस होगा यहाँ पर कुछ, इसलिए ट्रांसपोर्टर ने ही उसको 450 रुपए क्लेम दे दिए। ओके, अच्छा देखो, हाफ ईयर एंड में फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द अकाउंट सेल सेंट बाय द कंसाइनी। तो कंसाइनी शायद हर 6 महीने में, मैंने एक साल में 2 बार, एक साल में 2 बार अकाउंट सेल्स भेजता है, सारा हिसाब भेजता है और फुल सेटलमेंट कर लेता है। तो पहला हाफ ईयर जब खत्म हुआ तो कंसाइनी ने क्या किया, अकाउंट सेल्स भेजा। आपको पता है अकाउंट सेल्स क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं कि कितना खर्चा लगा, कितना कमीशन हुआ मेरा, कितना सेल हुआ, ये सारी बातें, और कितना पैसा उसने रेमिट करके भेजा है। तो अकाउंट सेल से हमको क्या पता चला, अकाउंट सेल से कंसाइनर को पता चला कि सेल प्रोसीड्स, सेल्स जो हुई है वो कितनी हुई है, 1500 पीस 1 kg टिन। तो ये जो 1 kg टिन का 2000 पीस हमने भेजा था ना, उसमें 1500 टिन जो है वो सेल हो गई हैं, और 4000 हाफ kg वाले पैकेट सेल हो गए। तो टोटल हमने हाफ kg वाले पैकेट्स 6000 बेचे थे, भेजे थे 6000 पैकेट्स, उसमें से 4000 जो है वो सेल हो गए। ओके, स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस लगा है 600 रुपया। तो कंसाइनी के पॉकेट से क्या एक्सपेंसेस गया है, स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस। और एक एक्सपेंस कंसाइनी के पॉकेट से जाएगा,
वो है फ्रेट, जो कि अकाउंट सेल में लिखा हुआ नहीं है पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेट यहाँ पर टू पे बेसिस है, यानी कि पहुंचने के बाद जो है वो फ्रेट पे होगा। ओके, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है कंसाइनमेंट का, उसका वैल्यू निकालना है, वो हम निकाल लेंगे। ओके, और क्या मांगा है देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड, यानी कि जो हमारा कंसाइनर है उसके बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाना है। अज्यूमिंग दैट द कंसाइनी हैड पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। तो कंसाइनी जो है वो हाफ ईयर एंड में यानी 6 महीने बाद जो भी उसकी अमाउंट ड्यू पड़ती है, इतने सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद जो भी अमाउंट ड्यू होती है, वो अमाउंट कंसाइनी ने पे कर दिया। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लो, कंसाइनी हैड पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वो फ्रेट वाला इशू था, ये लैंग्वेज आपको शायद पकड़ने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने इसको लिया है। और यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह की कैलकुलेशन तो आप पहले भी कर चुके हो, इसमें भी हम करेंगे आराम से, कोई हड़बड़ी की बात यहाँ पर नहीं है। तो थोड़ा सा एक बार इसको एनालिसिस कर लेते हैं फटाक से, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो हमारा कंसाइनर कौन है? विक्रम, विक्रम मिल्क फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम है, मैं सिर्फ सिंपल में विक्रम लिख रहा हूँ। तो विक्रम ने गुड्स भेजा है किसको? सुंदर स्टोर्स, की क्या नाम था इसका? सुंदर स्टोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सुंदर स्टोर्स, ओके। और यहाँ पर इसने क्या भेजा है देखो, इसने भेजा है 5000 kg बेबी फूड, ठीक है, बेबी फूड भेजा है। अब इसमें दो वैरायटीज हैं, एक है 1 किलो का पैकिंग, एक है हाफ किलो का पैकिंग। तो 1 किलो का पैकिंग कितना है? 2000 नंबर्स 1 kg टिन है इसमें, ठीक है। 2000 नंबर्स 1 kg टिन, और यहाँ पर है 6000 नंबर्स, 6000 नंबर्स हाफ kg पैकेट है, ठीक है। अब ये जो 2000 नंबर्स 1 किलो टिन है, एक सेकेंड, ये जो 2000 नंबर्स 1 किलो टिन और ये जो 6000 नंबर्स हाफ किलो पैकेट है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000 नंबर्स 1 kg टिन का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया, तो यहाँ पर, और सेलिंग प्राइस है 15 रुपया, तो इसका कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया, सेलिंग प्राइस है 15 रुपया पर टिन, ओके। और इसका कॉस्ट प्राइस है 6 रुपया और सेलिंग प्राइस है 7 रुपये। ये हमने लिख लिया सहूलियत के लिए, बाद में सुविधा होगी। अब यहाँ पर जाते जाते रास्ते में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, 50 जो है 1 kg के टिन डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ हमारा? 50 नंबर्स 1 kg टिन, ये हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। और इंश्योरेंस क्लेम ही बोल लो, ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम जो है ये हमको कितना मिला? 450 रुपया, ओके। तो ये अब नॉर्मल लॉस का जो 50 टिन हमारा, 1 किलो वाला टिन जो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, उसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब सुंदर स्टोर्स ने फ्रेट कितना दिया होगा वो हमको पता करना पड़ेगा। तो सुंदर स्टोर्स जब गुड्स वहां पर पहुंचा होगा, तो सुंदर स्टोर्स को क्या देना पड़ा होगा यहाँ पर? फ्रेट, क्योंकि फ्रेट टू पे बेसिस था, तो जब गुड्स पहुंचेगा तो कंसाइनी जो है वो फ्रेट देगा, ओके। फ्रेट कितना देना पड़ा होगा अभी हम लिख लेते हैं। सेल वैल्यू पे, सेल वैल्यू पे 2%, ठीक है, 2% ऑन सेल वैल्यू है, तो सेल वैल्यू पे 2%, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेल वैल्यू पे 2% कैसे निकालना है? वर्किंग नोट के थ्रू, ओके। और सुंदर स्टोर्स के क्या एक्सपेंसेस हुए? और सुंदर स्टोर्स के एक्सपेंसेस हुए दूसरे एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये देखो ये क्या है? स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस 600। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी, स्टोर रेंट प्लस इंश्योरेंस जो है ये कितना लगा? 600 रुपये, ठीक है, ये भी लिख दिया। और कुछ है क्या? सेल कितना हुआ है देखो, सेल, सेल जो है, सेल हुआ है हमारा 1500 नंबर्स 1 kg टिन, 1500 नंबर्स 1 kg टिन। और ये कितने करके सेल होगा? ये सेलिंग प्राइस है 15 रुपये, तो एट द रेट ₹15 होगा, ठीक है। और 4000 नंबर्स हाफ kg पैकेट, 4000 नंबर्स हाफ किलो पैकेट एट द रेट ऑफ ₹7 पर पैकेट, ओके। तो ये हमारा सेल प्रोसीड्स है। अब लास्ट में यहां लिखता हूं कमीशन, कमीशन कितना ड्यू है? तो कमीशन बोला है 5% ऑन सेल्स, ठीक है ना, 5% ऑन सेल्स। तो सेल्स का फिगर जो आएगा उसमें 5% कैलकुलेट कर लेंगे, अभी घबराना मत, ये हो गया हमारा सब कुछ लिखना। अब चलो जल्दी से
इसका क्या करेंगे हम जल्दी से इसका जो है ये कर लेंगे, क्या अकाउंट्स बना लेंगे। तो कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, देखो इलस्ट्रेशन 6 मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो, इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड, ये हमारा कंसाइनर है। कंसाइनर के बुक्स में हमको क्वेश्चन में बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए, और यहाँ पर कंसाइनी अकाउंट जो है सुंदर स्टोर्स ये बनाने के लिए। तो ये डेबिट क्रेडिट मैंने लिखा नहीं, इधर होगा डेबिट, इधर होगा क्रेडिट, ये है रुपीस, ये है रुपीस। तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपको 75% ऑफ अ पेज लग जाएगा, और कंसाइनी अकाउंट जो है वो 25% ऑफ अ पेज लगेगा। उतना आप कर लोगे तो काम हो जाएगा। ये डेबिट क्रेडिट, ये रुपीस, ये रुपीस, फटाफट फॉर्मेट बना लो, मेरे साथ साथ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने फॉर्मेट्स वगैरह जो है वो बना ली हैं। अब हमको कुछ वर्किंग नोट बनानी पड़ेंगी, एक एक करके हम सारा वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है ना। आप फटाफट अपने कॉपी में फॉर्मेट्स बना लो, वीडियो को पॉज कर लो, जब फॉर्मेट बन जाएगा तो मेरे साथ फिर से कंटिन्यू करना, वर्किंग नोट हम अब बनाएंगे, ओके। तो देखो, सबसे पहला वर्किंग नोट हमको क्या बनाना पड़ेगा, ये जो अबनॉर्मल लॉस हमारा हुआ है ना, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट वर्किंग नोट होगा। दूसरा वर्किंग नोट होगा हमारा जो फ्रेट का वैल्यू कितना है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2। और तीसरा वर्किंग नोट जो है, जो कि एक्चुअली वर्किंग नोट नहीं है, वो क्वेश्चन में ही आपसे मांगा है, तो सोल्यूशन का पार्ट भी आप बोल सकते हो, वो होगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो हमको खोज के निकालना है। तो 3 हमको काम करने हैं अकाउंट को रिकॉर्डिंग जो है वो चालू करने से पहले। तो चलो सबसे पहले फ्रेट वाला सबसे इजी है, फ्रेट वाला जो है उसको पहले बना लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फ्रेट, ठीक है। तो फ्रेट कितना होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेट क्या बोला है, सेल्स वैल्यू का 2%। तो यहां लिखेंगे सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट, ये कितना होगा। देखो, हमारा जो यहां पर 2000 किलो गया है टिन, 1 केजी का टिन जो गया है 2000 किलो, उस पे 15 रुपया सेल वैल्यू है, ठीक है ना, 15 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो क्या होगा हमारा 2000 पीसेस 1 केजी टिन एट द रेट ऑफ ₹15, ठीक है ना। ये ब्रैकेट मिटा देता हूं। तो ये आ गया हमारा कितना, 2000 इंटू 15, 2000 इंटू 15, ये आ गया 30,000 रुपये, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ रुपीस, 30,000 रुपये। और है हमारा 6,000 पीसेस हाफ केजी पैकेट एट द रेट ऑफ ₹7, उसका 7 रुपीज़ था प्राइस। तो 7 6 42, 42,000 रुपये होगा ये वाला, ओके। तो रुकना एक 6000 इंटू 7, 42,000, ठीक है। तो 30,000 और 42,000 ये हो गया 72,000। ये टोटल सेल वैल्यू जो है हमारे गुड सेंट की होगी। तो फ्रेट होगा, फ्रेट इक्वल टू 2% ऑफ सेल वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 72,000 इंटू 2%, ये आ जाएगा 1440 रुपये, ₹1440। ये आ गया हमारा फ्रेट। तो वर्किंग नोट नंबर 1 तो हमारा हो गया। तो यहाँ पर जो फ्रेट हमने लिख रखा था ये कितना होगा, ₹1440, ठीक है। एक चीज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा क्या कैलकुलेट करना है हमको, अबनॉर्मल लॉस 50 नंबर, जो 1 केजी का टिन जो 50 पीस हमारा लॉस हो गया है उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखो एक चीज समझना, ये जो अबनॉर्मल लॉस 50 टिन जो हुआ है, आप सीधे बोल सकते हो कि सर 50 टिन जो हमारा लॉस हुआ है वहां पर हमारा 10 रुपया करके कॉस्ट प्राइस है, तो 50 टिन का लॉस का वैल्यू तो 500 रुपये होगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आपको यहां पर ऐड करनी पड़ेगी, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। नॉन रिकरिंग या आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल सकते हो, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है यहां पर फ्रेट, ठीक है। बाकी स्टोर रेंट इंश्योरेंस जो है, ये इंश्योरेंस कौन सा है पता है, जो गोडाउन में कंसाइनी ने माल रखा है उसका इंश्योरेंस है, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। स्टोर रेंट और इंश्योरेंस जो है वो 600 रुपया है, इसको हम नॉन रिकरिंग नहीं मानेंगे, इसको रिकरिंग एक्सपेंसेस मानेंगे। तो इसको एबनॉर्मल लॉस या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में हमको नहीं लेना है, ओके। फ्रेट जो है ये हमारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, इसको एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन में लेना है। पर आप एक चीज बोल सकते हो कि सर फ्रेट तो सुंदर स्टोर्स ने पे किया है,
ओके, फ्रेट तो सुंदर स्टोर ने पे किया, विक्रम ने पे नहीं किया। तो फ्रेट तो माल पहुंचने के बाद पे हुआ, और माल पहुंचने से पहले ही अब नॉर्मल लॉस 50 नंबर का हो चुका था। माल पहुंचने से पहले ही अब नॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स का हो चुका था। तो हम इन 50 यूनिट्स का फ्रेट क्यों पकड़ेंगे? देखो, इन 50 यूनिट्स का भी फ्रेट पकड़ना होगा, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस जो आपका हुआ उसके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने आपको भरपाई दी ना 450 रुपए की। तो अब नॉर्मल लॉस जो 50 टिन हुआ है उस पर अगर आप फ्रेट नहीं पे करोगे तो क्या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आपको कोई क्लेम देगी? नहीं देगी। ट्रांसपोर्टेशन आपको क्लेम क्यों दे रहा है? यहां पर क्लेम किसने दिया? देखो, ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड क्लेम ऑफ 450। अब ट्रांसपोर्टर ने क्लेम इसीलिए दिया ना क्योंकि आपने ये जो लॉस्ट गुड्स थे उस पर भी भाड़ा पे किया था, भाड़ा उस पर भी आपका देना बनता है, तभी जाके तो वो क्लेम देगा। अगर आपने इसमें भाड़ा ही नहीं दिया तो वो उसके अगेंस्ट में क्लेम क्यों देगा? तो आपको इसका कॉस्ट में, ये जो अब नॉर्मल लॉस हो ना 50 नंबर से 1 केजी टिन, उसमें आपको सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस के साथ, ये जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं, ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के साथ प्रोपोर्शनेट जो फ्रेट वाला पार्ट है वो भी पकड़ना पड़ेगा कॉस्ट में। तब जाके आपको अब नॉर्मल लॉस की एक्चुअल फिगर मिलेगी, 50 टिन का क्या वैल्यू होता है, उसमें कॉस्ट प्राइस प्लस फ्रेट का जो उसका हिस्सा है वो। अब फ्रेट का हिस्सा कैसे निकलेगा? देखो, फ्रेट जो है वो सेलिंग प्राइस पे 2% है, सेल वैल्यू पे 2%। अब एक टिन का सेलिंग प्राइस कितना है? 15 रुपया है। एक टिन का सेलिंग प्राइस कितना है? 15 रुपया है। तो 50 टिन का सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई? 50 इंटू 15 हो जाएगा, है ना, सिंपल। और उस पे अगर 2% लगा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये 50 टिन का हमारा फ्रेट कितना था। ठीक है ना? तो चलो फटाक से कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 लिख डालना एकदम झटपट। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, और यहां पर क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ये आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ओके, तो यहां पर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 50 नंबर्स 1 kg टिन लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये कितना होगा बोलो? 50 नंबर्स है और कॉस्ट उनकी कितनी है? कॉस्ट देखो, एक एक टिन की कॉस्ट है 10 रुपया करके, ठीक है, और 50 पीस हमारा लॉस हुआ है, तो कितना होगा? ये होगा हमारा 50 इंटू 10 यानी कि 500 रुपये। ठीक है, ये समझ में आ गई? 500 रुपये। अब इसके बाद ऐड क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट फ्रेट। ठीक है ना? तो फ्रेट ऑन गुड्स लॉस्ट। ठीक है, जितना जो हमारा 50 टिन लॉस हुआ उसके ऊपर का जो फ्रेट का पोर्शन था, उसके ऊपर का जो फ्रेट का पोर्शन था वो लेना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा देखना। 50 टिन है हमारा, उसका सेलिंग प्राइस था 15 रुपया, तो 50 इंटू 15 करने से हमको टोटल 50 टिन का सेल वैल्यू मिल जाएगा। और इसका 2% फ्रेट था, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सेल वैल्यू का 2% फ्रेट था, तो 50 इंटू 15 इंटू 2%, ये आ गया 15 रुपया। कितना आया? 15 रुपया। तो हमारा टोटल 515 रुपया हो गया हमारा। ये हो गया वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब हमको इसमें से माइनस क्या करना है? लेस इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। कितना इंश्योरेंस क्लेम बोला? 450 रुपया। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बोला कि ठीक है, हम आपको डैमेज का क्लेम जो है 450 रुपया दे देंगे। तो 515 से 450 गया, यानी कि 65 रुपया हमारा नेट लॉस हुआ है। 65 रुपया हमारा नेट लॉस जो है वो हुआ है। ठीक है, तो अब नॉर्मल लॉस की भी कैलकुलेशन हमने पूरी तरीके से कर ली है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो बचता है वो है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो उसको भी एक बार झट से निपटा लेते हैं, उसके बाद अपना काम जो है उसको चालू करेंगे। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक आपसे मांगा है क्वेश्चन में ही। ठीक है ना? क्वेश्चन में ही आपसे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मांगा है, तो आप उसको वर्किंग नोट ना करके सोल्यूशन, मेन सोल्यूशन का पार्ट हिसाब से भी आप दिखा सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे? मेन सोल्यूशन का पार्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पर तो मैंने वर्किंग नोट 1 2 लिखा है। यहाँ पर देखो, कंसाइनी अकाउंट जो है ना, कंसाइनी का अकाउंट जो मैंने बनाया है उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस है, पता नहीं इतने स्पेस में हो पाएगा भी कि नहीं। ठीक है, मैं वर्किंग नोट के नीचे ही आपको इधर ही बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर दूसरे कलर से लिख देता हूँ। कैलकुलेशन,
यहाँ पर एक लकीर खींच के इसको बंद कर देते हैं, यहाँ तक का वर्किंग नोट जो है वो हमारा ख़त्म। अब यहाँ पर होगा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो हमारा कितना गुड्स जो है वो पड़ा हुआ है। 2000 जो 1 kg का टिन था, 2000 नंबर से 1 kg का टिन भिजाया था, उसमें 50 टिन्स तो डिस्ट्रॉय हो गए और सेल कितना हुआ, 1500 नंबर सेल हुआ। तो 2000 से 50 चले गए, डिस्ट्रॉय हो गए, बचा 1950। 1950 में 1500 चले गए, बचा 450। तो क्लोजिंग स्टॉक में हमारा 1 किलो वाला टिन कितना पड़ा हुआ है, 450 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लगानी पड़ेगी हमको। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखो 1 kg टिन, ठीक है, और यहाँ पर लिखो ½ kg पैकेट। ओके, और रुकना एक जरा, यहाँ पर लाइंस खींच लेते हैं। इतने से स्पेस में शायद ही नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखना आइटम्स क्वांटिटी रिमेनिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मैंने आपको बताया 1 किलो टिन में हमारा कितना बचा हुआ है, 2000 यूनिट्स जो था, 2000 यूनिट्स में से 50 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गया और 1500 सेल हो गया, तो 450 यूनिट बचा रहा। तो यहाँ पर लिखो 450 नंबर्स। और ½ kg का पैकेट जो था, ½ kg का पैकेट में कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, 6000 पीसेस आपने भेजा था ½ kg का पैकेट, उसमें से आपका 4000 जो है वो सेल हो गया। तो 6000 से 4000 सेल हो गया, तो बचा हमारा कितना, 2000। ठीक है ना, 2000 नंबर्स। ये तो हो गया। अब यहाँ पर एक लकीर से इसको क्लोज करो। अब यहाँ पर लिखो कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितना है, एक kg टिन का जो कॉस्ट है वो कितना है, 10 रुपया। और एक kg ½ kg का पैकेट का कॉस्ट है 6 रुपया। यहाँ पर लिखो ₹10 और ₹6। आप किसी और तरह से भी इस वर्किंग नोट को प्रेजेंट कर सकते हो, बस मेरे दिमाग में आया कि ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर ऐड करेंगे फ्रेट फॉर 1 यूनिट। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को हमको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हमने अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू करते समय फ्रेट को ऐड किया था, उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते समय भी हमको फ्रेट को ऐड करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का फ्रेट कितना आएगा, देखो ये जो 1 किलो का टिन है, ये जो 1 किलो का टिन है, इसका सेलिंग प्राइस है 15 रुपया। ठीक है, और बोला है कि फ्रेट जो था वो सेलिंग प्राइस का 2% था, तो 15 का 2% लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2% ऑन सेलिंग प्राइस। तो हमारा ये कितना आएगा, इसका सेलिंग प्राइस था 15 इंटू 2%, ये आएगा 30 पैसा, 0.30। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ छोटा सा, ₹15 इंटू 2%। ठीक है, और ये होगा ₹7 इंटू 2%, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया था। और यहाँ पर 7 इंटू 2%, ये होगा 14 पैसा, तो ₹0.14। तो इनका पर यूनिट कॉस्ट कितना आ जा रहा है, पर यूनिट कॉस्ट आ जा रहा है 10 रुपया 30 पैसा, और यहाँ जा रहा है ₹6.14। ठीक है, तो इसको आप बोल दो ए, ये जो क्वांटिटी रिमेनिंग इन क्लोजिंग स्टॉक इसको बोल दो ए, और पर यूनिट कॉस्ट को बोल दो ई। तो यहाँ पर लिख दो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, ए इंटू बी। ये जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी पड़ी हुई है, ये इसको इसके पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 450 इंटू 10 रुपया 30 पैसा, 450 इंटू 10 रुपया 30 पैसा, ये हो गया 4635। कितना हो गया, 4635। तो यहाँ रेड कलर से लिख देता हूँ 4635 पीस। और यहाँ पर रुपीस कितना होगा, 2000 यूनिट्स इंटू
₹6.14, ये हो जाएगा 12,280, 12,280। तो टोटल हमारा कितना होगा, यहाँ पर छोटे से लिख देता हूँ, टोटल ये हो जाएगा 4635 प्लस 12,280 इक्वल टू 16,915 रुपीज़, 16,915। ये मेरे पास पेज नहीं था इसलिए मैंने छोटे से लिख दिया, यहाँ पर पेज खत्म हो गई। आप लोग इसको थोड़ा सा नीचे बेटर फॉर्म में लिख देना, ठीक है, सॉरी। तो 4635 और 12,280, टोटल 16,915 हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। तो सारा काम हमने कर लिया है। अब एक एक करके हमको क्या करना है, ये अकाउंट्स जो हमने बनाई है उसमें पोस्टिंग करते जाना है। तो सबसे पहले देखो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो हुआ है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ना कहीं पर भी कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं किया है, कहीं पर भी कोई डेट मेंशन नहीं किया हुआ है, तो बिना डेट के हमको काम जो है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने रुपए का गुड्स भेजा है हमने, देखो 2,300 1 kg का जो है उसका 10 रुपया कॉस्ट है, और 6,000 पैकेट हाफ kg वाला का 6 रुपया कॉस्ट है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा 2,000 नंबर्स 1 kg टिन एट ₹10, ठीक है, और 6,000 नंबर्स हाफ kg पैकेट एट ₹6, ठीक है ना। थोड़ा सा नीट नहीं हुआ है, आप लोग मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा 20,000 और इसका वैल्यू आएगा 6,000 इंटू 6, ये 36,000 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल 56,000 रुपये का हमने गुड्स जो है वो भेजा है, 6,000 इंटू 6, 36,000, ठीक है। ये हमने लिख दिया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू। अब इसके बाद हमारा क्या लगा है यहाँ पर, इसके बाद देखो कंसाइनर ने तो गुड्स भेज दिए, अब कंसाइनर को एंट्री करनी पड़ेगी एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस होता है रास्ते में जब गुड्स जा रहे होते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस होता है, इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। तो एबनॉर्मल लॉस के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा एक एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट खोल लेना, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि एक एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट खोल लेना। तो चलो यहाँ पर एक एबनॉर्मल लॉस की अकाउंट खोल लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में मांगा नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये भी एक वर्किंग नोट की तरह ही दिखाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कितने वर्किंग नोट किए थे, कहाँ गया हमारा वर्किंग नोट, 2 वर्किंग नोट किए हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट 3 बोल के यहाँ लिखता हूँ मैं, वर्किंग नोट नंबर 3 एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। ये बस सिंपल सा इधर होगा डेबिट, इधर होगा क्रेडिट। अब इसके 2 अप्रोचेस हैं एबनॉर्मल लॉस को करने के। मैं दूसरा अप्रोच जो इंस्टीट्यूट के मैट में सोल्यूशन में आपको मिलेगा वो लास्ट में बताऊंगा, अभी जैसे मैं बता रहा हूं वैसे देख लो एक बार। तो देखो आपका एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ था वो आपने वर्किंग में कैलकुलेट कर लिया है। आपका एबनॉर्मल लॉस का फिगर है यहाँ पर देखो 515 रुपये, और इंश्योरेंस क्लेम मिली 450 रुपये, ठीक है। तो नेट लॉस हुआ 65 रुपये। तो आपका जो टोटल एबनॉर्मल लॉस है उसको आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा। तो टोटल एबनॉर्मल लॉस में आ जाते हैं यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट में, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, यहाँ पर लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2, और ये कितना था हमारा 515 रुपये, ठीक है। ये एबनॉर्मल लॉस हमने लिख दिया। अब जो आपने वर्किंग में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया है, अब जो आपने वर्किंग में यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया है उसमें उसकी क्रॉस एंट्री करो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना 515 रुपया। अब देखो आपको इसके बदले इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, मिला मतलब मिलने वाला है। यहाँ पर देखो अभी तक कैश मिलने की बात नहीं की है, यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टर एडमिटेड क्लेम ऑफ 450। ट्रांसपोर्टर ने माना कि हम 450 रुपए देंगे, लेकिन कैश पे किया ये चीज नहीं लिखा है। तो हमको ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, बाय बैंक हम नहीं लिख सकते, ठीक है। हमने कैश रिसीव नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी ने माना है, एक्सेप्ट किया है कि वो एक क्लेम देगी, तो हम कंपनी का नाम लिखेंगे। कंपनी अब हमारी डेटर बन गई, उससे हमको पैसे मिलने हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पर बाय बैंक नहीं लिख सकते, यहां पर हम लिखेंगे बाय ट्रांसपोर्ट कैरियर अकाउंट, ठीक है। कितना क्लेम बोला वो देगा 450 रुपये, यहाँ पर
लिखो क्लेम रिसीवेबल। ठीक है। अब 515 रुपया का लॉस हुआ, 450 रुपया हमको मिल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से, तो फाइनल लॉस जो ईयर के एंड में ट्रांसफर होगा पीएल में वो कितना होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 65 रुपया। ठीक है, 65 रुपया। और यह नेट लॉस ट्रांसफर्ड, और ये ईयर के एंड डेट में होगा। हमको डेट्स नहीं पता है इसलिए डेट्स के कॉलम ब्लैंक है, और ये अकाउंट आपका ऐसे क्लोज हो जाएगा। 515 515 आपको एग्जाम में ऐसे करके आना पड़ेगा। अगर आप कंसाइनमेंट में यहाँ पर जो है कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस जो है यहाँ पर ऐसे पूरा 515 लिखते हो। अब इंस्टीट्यूट का जो मैट है उसका सोल्यूशन अगर देखोगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट के मैट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट के मैट ने अलग से कंसाइनमेंट अकाउंट में अलग से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं खोला है। इंस्टीट्यूट ने अलग से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं खोला है। उसने क्या किया है, ये जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसपोर्ट कैरियर को 450 से और पीएल अकाउंट को 65 से क्रेडिट किया है ना, ये दोनों जो हमने क्रेडिट किया है, इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट इन दोनों को कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। हमने क्या किया देखो, हमारा उद्देश्य क्या है यहां पर एबनॉर्मल लॉस लिखने का, हमारा मोटिव क्या है कि ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में हमने ये जो पूरा खर्चा पकड़ रखा है, इस खर्चे में से हमारा जो अबनॉर्मल लॉस का खर्चा जो यहाँ पर हुआ है, अबनॉर्मल लॉस का जितना भी खर्चा, मतलब जितना भी गुड्स, जितना भी कॉस्ट का गुड्स का हमारा अबनॉर्मल लॉस हो गया है, इस खर्चे में से साथ में फ्रेट भी यहाँ पर आएगा, फ्रेट भी इसमें इंक्लूडेड है, फ्रेट अभी मैंने लिखा नहीं है। इस टोटल जो यहाँ पर डेबिट होगा उसमें से जितना अबनॉर्मल लॉस हुआ वो निकल जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देते हैं ताकि अबनॉर्मल लॉस वाला पार्ट जो है एक्सपेंसेस से आउट हो जाए। अब उसके लिए 515 रुपए आपको कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन में क्योंकि हमको यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट ही बनाने के लिए बोला है, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ध्यान से देखना, यहां पर एबनॉर्मल लॉस उसने नहीं लिखा, इसको मैं स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस ऐसे नहीं लिखा। उसने क्या किया, मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। उसने यहां पर बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी, बाय ट्रांसपोर्ट कैरियर जो है इसको लिख दिया 450, और बाय पीएल अकाउंट जो है नेट लॉस ऑन नेट लॉस जो ट्रांसफर हुई हमारी उसको लिख दिया 65। तो आप देखो आपके कंसाइनमेंट के फर्क, कंसाइनमेंट अकाउंट में ज्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप अगर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट लिखते और 515 रुपया यहां पर लिखते तो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट 515 रुपए से ही क्रेडिट होता। और अब जब आप ट्रांसपोर्ट कैरियर और पीएल अकाउंट दो अलग अलग आइटम यहां पर लिख दे रहे हो, 450 और 65 रुपए, तो ये दोनों का टोटल भी 515 रुपए ही है, तो आपका अकाउंट 515 रुपए से ही क्रेडिट हो रहा है। आपके कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना प्रॉफिट आना था वही आएगा। और यहां पर हमने जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया था, अगर आप इंस्टीट्यूट वाला मेथड करते हो तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या किया था, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस यहां पर लिख के ये 515 रुपया क्रेडिट करके इसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया था, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट से फिर पैसा जो है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल का और नेट लॉस का रिकॉर्ड किया था। इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में डायरेक्टली ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल और पीएल अकाउंट जो है, जो नेट लॉस ट्रांसफर हुई है, डायरेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट से ही कर दिया है। तो दोनों अप्रोच जो है वो अवेलेबल है आपके पास, आपको जो मर्जी आप वो कर सकते हो। अगर आप इंस्टीट्यूट वाला फॉलो करोगे तो यहां पर ये एबनॉर्मल लॉस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका शॉर्टकट में जल्दी हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना। तो समय की कमी अगर है और आपको कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल नहीं हो रही है वहां पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप इंस्टीट्यूट वाला बेशक फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप एक प्रॉपर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओगे, वहां पर जितना आपका लॉस हुआ आप इस साइड लिखोगे डेबिट में, और फिर इंश्योरेंस क्लेम आपको जितना मिला और फाइनली आपका नेट लॉस कितना ट्रांसफर हुआ वो आप अलग से सेपरेटली एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में दिखाओगे। प्रॉपर अकाउंटिंग का तरीका देखो यही है, ये प्रॉपर अकाउंटिंग का तरीका है, ऐसे होना चाहिए हिसाब से। लेकिन इंस्टीट्यूट वाला जो सोल्यूशन है वो शॉर्टकट तरीका, एग्जाम में आपके मार्क्स बचा, टाइम बचा देगा। ठीक है, और मार्क्स भी आपके उससे कटने नहीं वाले। तो आप देख लो कि आपके लिए कौन सा सहूलियत है, मैंने दोनों ऑप्शंस आपके लिए खुले रख दिए। तो अगर आप यहां पर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हो तो आपको यहां पर फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। और अगर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बनाते हो तो आपको ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, ये आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैंने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको बस दिखाने के लिए इसको बनाया था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, और यहां पर जो मैंने इसको काट रखा है इसको ठीक कर देता हूं। ठीक है,
तो ये मैंने ठीक कर दिया। तो अब नॉर्मल लॉस की डिस्कशन मैंने आपके साथ पूरी पूरी कर ली है। ओके, अब नॉर्मल लॉस तो हो गया हमारा। अब जब वहां पर पहुंचेगा तो सबसे पहले फ्रेट पे करेगा कंसाइनी, तो फ्रेट की एंट्री करते हैं। अब देखो फ्रेट जो है वो कंसाइनी ने पे किया है, तो कंसाइनी ये जो है हमारे कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा है, पर ये हमारे पॉकेट से पे नहीं हुआ, कंसाइनी को पे करना है। तो यहां पर हमको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी का क्या नाम है, सुंदर स्टोर्स, टू सुंदर स्टोर्स अकाउंट। ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रेट। कितने का फ्रेट है, हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था इसको। फ्रेट है हमारा 1440 रुपये का, देखो तो 1440 रुपये जो है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फ्रेट कितना हमारा 1440, ये हो गया। अब जो कंसाइनी का हमारा अकाउंट है इसमें क्रॉस एंट्री करो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ये सारी चीजें कंसाइनर के बुक्स में हो रही है, कंफ्यूज मत हो जाना। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पर लिखो फ्रेट। फ्रेट कितना था, 1440। ओके, अब इसके बाद देखो, इसके बाद फ्रेट हो गया। अब हमारा क्या है, स्टोर इन रेंट और इंश्योरेंस, स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस, ये भी कंसाइनी ने पे किया अपने पॉकेट से, जो कि हमको देना है। तो यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट में फ्रेट के बाद हमको लिखना है स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस, कितना 600 रुपये। ठीक है, एक ही साथ मैं लिख दे रहा हूँ, अलग अलग बार बार टू कंसाइनी नहीं कर रहा हूँ, एक ही साथ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि डेट्स पता नहीं है तो एंट्रीज को हमने क्लब कर दिया। अब यहाँ पर स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस, कंसाइनी अकाउंट में क्रॉस एंट्री हमने कर दी। ठीक है, ये भी कर दिया हमने। इसके बाद देखो एक और खर्चा है कंसाइनमेंट का, वो क्या है, कंसाइनी का कमीशन, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सेल्स पे 5%। अब सेल्स की वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से अगर कर ले तो यहीं पर हो जाएगा। देखो 1500 नंबर्स, 1 kg टिन 15 रुपए करके, तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1500 इंटू 15, ये आ जाएगा 22,500। और यहाँ पर 4000 जो है पैकेट 7 रुपए करके बिके, 4000 इंटू 7, ये आ जाएगा हमारा 28,000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 28,000 प्लस 22,500, ये आ जाएगा 50,500। ठीक है, तो 50,500 रुपये हमारे सेल्स हुए। ओके, 50,500 रुपये हमारे सेल्स हुए। तो कमीशन कितना आएगा, एक मिनट, कमीशन आएगा हमारा 50,500 इंटू 5% इक्वल टू 2525, 2525 रुपये हमारा कमीशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो कमीशन की एंट्री करते हैं। यहाँ पर सुंदर स्टोर्स को हमको फ्रेट का पैसा देना है, हमको स्टोर रेंट इंश्योरेंस देना है, और कमीशन भी देना है। कितना, 2525 रुपया। ओके, और यहाँ सुंदर स्टोर्स में इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री, कमीशन 2525 रुपया। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे मेन चीज की एंट्री हमने अभी तक नहीं की है, वो है सेल। ये जो सेल हुई है इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो सेल जो हुआ है, इस सेल के बदले हमको हमारी इनकम तो है, कंसाइनमेंट बिजनेस की इनकम तो है सेल, 50,500 रुपए का सेल तो हम रिकॉर्ड करेंगे ही। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि कंसाइनमेंट बिजनेस की इनकम है, उसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रिएट करेंगे, और कंसाइनी अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये पैसे हमको कंसाइनी से लेने हैं। ठीक है ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी का क्या नाम है, सुंदर स्टोर्स, सुंदर स्टोर्स अकाउंट, यहाँ पर लिखो सेल। ठीक है, तो सेल का फिगर ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ही लिया है, तो इसलिए मैं ब्रेकअप और वहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। आप एग्जाम में चाहो तो ब्रेकअप लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तो आप ऐसा डायग्राम बनाओगे नहीं, तो आप वहाँ पर ब्रेकअप जो है वो आराम से लिख लेना। तो 50,500 रुपये मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ सेल्स। ठीक है, अब ये जो है सुंदर स्टोर्स के अकाउंट में हमको क्रॉस एंट्री करनी पड़ेगी। तो सुंदर स्टोर्स के अकाउंट के डेबिट साइड में टू कंसाइनमेंट अकाउंट 50,500 रुपये, और ये क्या है, सेल्स। ठीक है, तो सारी एंट्रीज मोर और लेस जो है वो हमने कर दी हैं। अब हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहा। कमीशन जो है, कमीशन की एंट्री हो गई, सेल की एंट्री भी हो गई, उसके बाद फ्रेट की एंट्री हो गई, स्टोर रेंट की हो गई, अब नॉर्मल लॉस की हो गई, इंश्योरेंस क्लेम की हो गई,
सब कुछ हो गया, ठीक है, कुछ बाकी नहीं है हमारा। अब हमको क्या करना है, एक एक करके अकाउंट्स को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे, तो उससे हमारा क्या निकलेगा, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा बना लिया था मैंने, इतनी तो ज़रूरत भी नहीं थी। कंसाइनमेंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो इससे हमारा कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकलेगा। ओ सॉरी, एक चीज़ तो हमने लिखा ही नहीं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखना भूल गया, वो है अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ये कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में। कितना था हमने कैलकुलेट किया था, ये था 16,915 रुपये। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा हो 16,915, इसको लिख देते हैं 16,915। अब जाके प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो टोटल लगा लेते हैं एक बार, 515 प्लस 50,500 प्लस 16,915, 67930, 67930, 67930, ये भी लिख लिया। उससे माइनस करेंगे 20,000 माइनस 36,000 माइनस 1440 माइनस 600 माइनस 2525, ये आ गया 7365, 7365। ये हमारा कंसाइनमेंट का प्रॉफिट। अगर इस साइड आता ना बैलेंसिंग फिगर, अगर इस साइड आता तो वो लॉस होता, ठीक है, इधर आया मतलब प्रॉफिट है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट जो आता है कंसाइनमेंट से फाइनली हम अपने मेन पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखो बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये लिख दिया, प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, हमको देखना है कि कंसाइनी से हमको कितने पैसे मिले हैं। कंसाइनी से पैसे मिले हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइनल डेट में कंसाइनी ने पैसे दिया है। देखो कंसाइनी हैड पेड द ड्यू अमाउंट। अब ड्यू अमाउंट कैसे पता चलेगा, कंसाइनी अकाउंट को बैलेंस करने से ही ड्यू अमाउंट पता चल जाएगा। कैसे, सेल्स हुआ था 50,500 का, तो कंसाइनी से हमको ये पैसा लेना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि डेबिट साइड कंसाइनी के अकाउंट का मतलब कंसाइनी से पैसा लेना है, और क्रेडिट साइड मतलब कंसाइनी को ये पैसा देना है। तो डेबिट माइनस क्रेडिट कर दोगे तो कंसाइनी से फाइनली उतना पैसा हमको मिलेगा। तो 50,500 रुपए का सेल किया है कंसाइनी से, तो कंसाइनी ने, तो ये पैसा हमको कंसाइनी से लेना है। और ये एक्सपेंसेस और कमीशन है जो कंसाइनी ने पे किया है, तो इतना पैसा वो काट के देगा। तो 50,500 से इतना पैसा माइनस करके हमको पैसा देगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल लिख लेते हैं, इधर टोटल आ जाएगा 50,500, इधर 50,500। अब इससे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, माइनस है 1440 फ्रेट का, 600 रुपये स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस, और 2525 रुपये कमीशन का। तो 45935, 45935 ये पैसा कंसाइनी ने हमको पे किया है। तो हमको क्या मिला, हमको पैसा मिला, तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं कि ये कंसाइनमेंट अकाउंट में क्यों नहीं आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में इसीलिए नहीं आता ये पैसा। कैसे आ सकता है भाई, ये तो कंसाइनी हमको पैसा भेज रहा है। क्या ये कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड नहीं, ये एक रेमिटेंस हो रही है, वो बंदा मुझे पैसे भेज रहा है, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखो बैलेंसिंग फिगर, फाइनल रेमिटेंस, फाइनल रेमिटेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है, इसमें और कुछ हमारा बाकी नहीं है। अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट जो हमने बनाया था वो वर्किंग नोट है, और यहाँ पर हमने क्या कहते हैं आपके साथ, और वर्किंग नोट्स जो हैं वो प्रॉपरली बना के मैंने आपको दिखा दिया है, और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन जो था इलस्ट्रेशन 6, ये हो जाता है खत्म, ठीक है ना। काफ़ी लंबा टाइम लग गया, 50 मिनट के करीब लगे इस क्वेश्चन को करने में। तो जो भी होमवर्क मैंने आपको दिया है वो अच्छे से आप कर लेना, ताकि आपको ये जो है कॉस्ट प्राइस मेथड जो है इसको अच्छे से समझ में आपको आ जाए। तो इलस्ट्रेशन 3 और 5 ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको अच्छे से करना है। बिल्कुल भी यहाँ पर आप जो है नेग्लेक्ट मत करना मेरी बात को, होमवर्क अच्छे से कर लेना। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टीट्यूट के मैट में सोल्यूशन दिया हुआ है, आप देख लेना। आपको कहीं उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है सोल्यूशन देखने के बाद, तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। दोनों क्वेश्चन ईजी हैं, आप कर सकोगे अगर अभी तक के लेक्चर्स को आपने फॉलो किया है ठीक से। तो इसके बाद के लेक्चर में मैं इनवॉइस प्राइस मेथड वाला थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ करूंगा। एक और मेथड होता है, कॉस्ट प्राइस में नहीं, इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाता है गुड्स, उसमें लोडिंग वगैरह की कॉन्सेप्ट है, कुछ एडिशनल जर्नल एंट्रीज हैं,
वो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चीज़ें पसंद आई, समझ में आया, तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके अपना फीडबैक देना नहीं भूलना, ठीक है ना। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।